Friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to learn line to line explanation of 2.5 that is father returning home. फ्रेंड, इसके पहले का वीडियो आपने देखा होगा जिसके अंदर 2.5 का आइस ब्रेकर हमने डिस्कस किया है. अगर आपने नहीं देखा होगा तो डू वॉच इट एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन फादर रिटर्निंग होम. फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये हमें अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इजी होगी बिकॉज इनके जो पोएट है वो इंडियन पोएट है दिलीप चित्रे. इन्होंने ये पोएम लिखी है. यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, अपने टेक्स्ट बुक में भी है. थोड़ा सा ये पिक्चर को केयरफुली देखना है क्योंकि ये पिक्चर पोएम अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा. यहाँ पे देखिए एक लोकल का पिक्चर बताया है एंड बहुत बार हम मूवीज़ में भी देखते हैं लोकल में बहुत ही क्राउड होता है, खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं होती. जो स्टूडेंट्स मुंबई से बिलोंग करते हैं उन्हें ये बात अच्छी तरीके से पता होगी. तो चलो स्टार्ट करते हैं फादर रिटर्निंग होम ये पोएम. तो फ्रेंड्स, फादर रिटर्निंग होम द पोएम इज रिटन बाय फेमस इंडियन पोएट दिलीप चित्रे. दिलीप चित्रे ये इंडियन पोएट है, बायलिंगुअल पोएट है. दोस्तों, बायलिंगुअल का मतलब बताया है कि जो पर्सन दो लैंग्वेज में अच्छी तरीके से परफेक्ट है या फिर दो से ज़्यादा लैंग्वेज में. तो इन्होंने जो वर्क किया है उनका लिटरेरी वर्क या पोएम्स जो है वो मराठी एंड इंग्लिश में किया है, यानी कि इन्हें ट्रांसलेट किया है. बहुत सारे पोएम्स मराठी के इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए. ऐसा ही एक इनका कलेक्शन है सेज तुका नाम से, यानी कि तुका मतलब संत तुकाराम. जो मराठी में हम कहते हैं संत तुकाराम महाराज. तो इनके जो भी स्पिरिचुअल पोएम्स है जिसे अभंग कहते हैं हम, तो ये सारे अभंग्स इन्होंने क्या है इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए. दोस्तों, अब ये जो काम है इन्होंने किया ना, इतना इम्पॉर्टेंट, इतना प्रेस्टिजियस, क्या कहेंगे हम उसे, बहुत ही लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया एंड ये काम के लिए उन्हें एक अवार्ड भी मिला है दैट इज साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो कि एक राइटर के लिए, पोएट के लिए बहुत ही बड़ा सम्मान होता है, बहुत बड़ा ऑनर होता है. तो दिलीप चित्रे को वो अवार्ड भी मिला है सिर्फ उनके ये काम के लिए कि उन्होंने संत तुकाराम के जो अभंग है, स्पिरिचुअल पोएम है, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए थे. फ्रेंड्स, ये जो पोएम दी गई है फादर रिटर्निंग होम एंड उनके बाकी के जो बहुत सारे पोएम है, यानी कि इनके पोएम राइटिंग का जो मेन थीम रहा होता है ना, बाकी के जितने भी इन्होंने वर्क किया है तो वो ज़्यादा करके एलियनेशन, लोनलीनेस के बारे में बहुत राइटिंग इन्होंने किया है. तो ये जो पोएम है ये भी उनका एक कलेक्शन है दैट इज ट्रैवलिंग इन अ केज. तो ये जो पोएम है ट्रैवलिंग इन अ केज, बहुत सारे पोएम से वो पोएम कलेक्शन में से ये पोएम यहाँ पे ली गई है. अभी केज का मतलब होता है पिंजरा, है ना. हम देखते हैं कि हमारे घर पे या कि कोई जन जो है तो पैरेट अपने पिंजरे में रखता है, या सर्कस में हम देखते हैं लॉयन को पिंजरे में रखा होता है, केज में रखा होता है, यानी कि वहाँ पे उनका जो लाइफ होता है वो लिमिटेड हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है. तो अब जब हम देखते हैं 21st एरा में हम हैं एंड 21st एरा में हमारा जो लाइफ है ना वो कुछ इस तरीके से हो चुका है कि हम थे एक ज़माने के राजा, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पिंजरे में कैद हो गए, यानी कि हम वो जो टाइम बाउंडिंग है उसके अंदर कैद हो चुके हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ट्रैवलिंग इन अ केज ये पोएम कलेक्शन से ये पोएम ली गई है. अब ये पोएम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम. फ्रेंड्स, द पोएम फादर रिटर्निंग होम इज रिटन इन फ्री वर्स. देयर इज नो प्रॉपर मीटर और स्कीम इन द गिवन पोएम. ये पोएम में हमें कहीं पर भी स्कीम नहीं दिखाई देगी, कहीं पर भी राइमिंग वर्ड्स दिखाई नहीं देंगे. ये जो पोएम है ये फ्री वर्स में लिखी गई है. द पोएम हैविंग 2 स्टैंजास. ये पोएम में टोटल 2 स्टैंजास है, बड़े बड़े स्टैंजास है. एक स्टैंजा जो है द फर्स्ट स्टैंजा डिपिक्ट्स अबाउट हिज बिहेवियर, मीन्स फादर्स बिहेवियर और ट्रीटमेंट गिवन बाय अदर्स आउटसाइड या फिर ऑफिस में या फिर सोसाइटी में. एंड सेकेंड जो स्टैंजा है वहाँ पे जो घर के अंदर इन द 4 वॉल्स हाउ हिज फादर वॉज ट्रीटेड, तो ये बताया गया. यानी कि 2 स्टैंजा है और 2 अलग अलग जगह के पिक्चर्स या फिर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिए गए हैं.
देन यहाँ पर क्या किया गया है कि मे बी ये जो पोयम है दिलीप चित्रे जी ने अपने पिताजी के ऊपर रियल में लिखी गई होगी, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जब दिलीप चित्रे जी के पिताजी पुरुषोत्तम चित्रे ये जब गुजरात से मुंबई आए थे उस ज़माने में, ठीक है ना, तो जब वो गुजरात से मुंबई शिफ्ट हो गए तो मुंबई आने के बाद दिलीप जी ने उनके पिताजी को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व किया। एंड जो मुंबई का दिन का शेड्यूल होता है ना, सवेरे जल्दी घर से निकलो, ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत लंबा जाना पड़ता है जॉब के लिए, ट्रैफिक होता है या फिर ट्रेन में बहुत सारी रश होती है, वापस घर आने की एक ओढ़ लगी रहती है, वापस घर पे जल्दी आना रहता है। तो ये जो कोई फास्ट लाइफ है ये दिलीप जी ने बहुत नज़दीक से देखा है। एंड उन्होंने उनके पिताजी को एक जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पे सामने रखा है। लेकिन ये जो पिताजी है ये सिर्फ दिलीप चित्रे जी के पिताजी नहीं है, तो ही इज़ द फादर ऑफ मेनी ऑफ द मुंबईकर्स। तो जब देखते हैं मुंबईकर्स की कैसी भागदौड़ करना पड़ती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है ना, और आफ्टर ऑल ये सब होने के बाद क्या हमें मिल जाता है, यानी कि व्हाट वी गेट इन रिटर्न, तो ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये पोएम देखिए, इसके बाद में यहाँ पे एक जो थीम बताई गई है ये पोएम की, द मेजर थीम ऑफ दिस पोएम इज एलियनेशन। एक्चुअली मेनी पोएम्स ऑफ दिलीप चित्रे हैविंग द सेम थीम, बहुत सारे पोएम्स का थीम उनका यही होता है, एलियनेशन। दोस्तों एलियनेशन का मतलब होता है लोनलीनेस या फिर अकेलापन। तो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम दिखता है या फिर मालूम पड़ता है कि लोनलीनेस, घर में बहुत सारे होते हैं लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता है, अकेलापन महसूस होता है ना। ये रूरल एरिया में या फिर टाउनशिप में हमें ये ज़्यादा नहीं, लेकिन अर्बन एरिया में या फिर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स डे बाय डे इट बिकम मोर ग्रीवियस और मोर डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे एक और थीम यहाँ पे बताई गई है, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज पीपल। ओल्ड एज पीपल का या सीनियर सिटीजन का कहेंगे हम, उनका भी एक प्रॉब्लम्स हम देखते हैं आजकल, वो भी दिलीप चित्रे जी ने यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं द पोएम फादर रिटर्निंग होम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स वीडियो अंत तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, हर एक लाइन का क्लियर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो ये फर्स्ट स्टैंजा है, बहुत बड़ा स्टैंजा है तो उसे ब्रेक किया है। द फर्स्ट स्टैंजा, फादर रिटर्निंग होम, माई फादर ट्रेवल्स ऑन अ लेट इवनिंग ट्रेन। नाउ इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट, एक्चुअली इट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये जो पोएम है ना ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के तरीके से भी प्रेजेंट की गई है। यहाँ पे एक पोएट खुद अपने बारे में लिखता है, यानी कि इसे हम एक ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर माय फादर या फिर पोएट खुद को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है। जब कोई खुद को इंट्रोड्यूस या खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर कुछ राइटिंग करते हैं तो उसे मोनोलॉग कहते हैं। तो एक ड्रामा जैसा मोनोलॉग यहाँ पे दिखाया गया है। माय फादर ट्रेवल्स ऑन लेट इवनिंग ट्रेन स्टैंडिंग अमॉन्ग साइलेंट कम्यूटर्स इन येलो लाइट। एक और ये पोएम का फीचर कहेंगे हम, स्पेशलिटी कहेंगे कि पोएट ने यहाँ पे अलग अलग कलर्स को यूज़ किया गया है। एंड कलर्स जो यूज़ किए गए हैं ये ऑल कलर्स डेपिक्ट द एलिनेशन, लोनलीनेस ऑफ हिज फादर या फिर डलनेस, मोनोटोनसनेस ऑफ हिज फादर्स लाइफ। उनके पिताजी के लाइफ का जो भी डलनेस है, मोनोटोनस है या फिर अनइंटरेस्टिंगनेस है, ये दिखाने के लिए ये सारे कलर्स, ऐसे कलर्स यूज़ किए गए हैं जो डलनेस दिखाते हैं, मोनोटोनस दिखाते हैं। देखिए सेकेंड लाइन में येलो लाइट का यूज़ किया गया है ना। माई फादर ट्रेवल्स ऑन लेट इवनिंग ट्रेन्स। अब देखिए मुंबई कर जो है, जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है लेट इवनिंग ट्रेन्स, एक्चुअली मुंबई में रात के 12-12 1-1 बजे तक ट्रेन्स चलते रहते हैं, है ना। और बहुत सारे जो बहुत दूर जॉब के लिए जाते हैं उनको ऐसे ही लेट इवनिंग ट्रेन से आना पड़ता है। तो ये पहले सेंटेंस से हमें ये पता चलता है
कि राइटर्स का अकोमोडेशन एंड उसके पिताजी का जॉब का प्लेस, ऑफिस का प्लेस, ये काफ़ी दूर है। जब ऑफिस छूटने के बाद वो घर पे आते हैं तो वो लेट इवनिंग ट्रेन से आते हैं, यानी कि बहुत दूर से आना पड़ता है, शाम हो जाती है, कभी कभी रात भी हो जाती है। माई फादर ट्रेवल्स ऑन लेट इवनिंग ट्रेन स्टैंडिंग अमॉन्ग साइलेंट कम्यूटर्स इन येलो लाइट। अभी लोकल ट्रेन में आपने देखा होगा रात में लाइट चल जाते हैं, है ना। अभी ये येलो लाइट जो है ना, ये येलो लाइट क्या है, तो ये डलनेस दिखाता है, मोनोटनस, यानी कि अनइंटरेस्टिंग, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। अरे भैया कैसे इंटरेस्टेड होगा, इतने जो थक जाते हैं दिन भर काम करने से, शाम में जब लोकल में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो किसी के पास एनर्जी नहीं रहती है, हर एक की बैटरी डाउन हो जाती है, किसी से कोई बात भी नहीं करता है ना। इसीलिए साइलेंट कम्यूटर्स कहा गया है। कम्यूटर्स क्या होता है फ्रेंड्स, कम्यूटर्स का मतलब होता है द पर्सन हु टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन्स, जो ट्रैवलिंग करते हैं, जो डेली अप डाउन करते हैं ना, उन्हें कम्यूटर्स कहते हैं। अब ये सारे कम्यूटर्स जो है ये कैसे है, साइलेंट कम्यूटर्स है। साइलेंट का मतलब होता है कोई भी बात नहीं करता है। अभी यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों, अपोजिट आइडिया बताइए। यानी कि कम्यूटर यानी कि जो रोज अप डाउन करते हैं, भई हम जब रोज़ अप डाउन करते हैं, जिनके साथ रहते हैं वो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप सारे फ्रेंड्स बन चुके, तो हम जब भी मिलते हैं तो वी कम्युनिकेट, हम बातें करते हैं, ना कि एक दूसरों को देखते हैं और बस खड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा बताया कि भाई ये रोज़ कम्यूट करते हैं, रोज़ ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन सारे के सारे कैसे है, साइलेंट है, कोई भी किसी से बात नहीं करता है। सो अपोजिट यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, एक लोकल का पिक्चर आपको दिखा है, लोकल ट्रेन का, बहुत सारे ट्रैवलर यहाँ पे है, कम्यूटर यहाँ पे है, बट नो वन टॉक विथ ईच अदर, एवरीवन इज बिजी इन हिज ओन अफेयर्स। सब अपने अपने काम में व्यस्त है, कोई सो रहा है, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है ना, कोई सोच रहा है कि भाई घर पे कब पहुँचूँगा। तो हर एक को अपने अपने प्रॉब्लम्स है, इसीलिए कोई भी किसी से बात नहीं करता। इतने सारी पब्लिक होने के बावजूद भी वहाँ पर साइलेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक अपोजिशन बताया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच भी यहाँ पे यूज़ किए गए पोएट ने। ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है इनका सेपरेट वीडियो बनाया है, जो इसके बाद आपको मिल जाएगा, जिसमें लाइन टू लाइन, हर एक लाइन में जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच है वो आपको मिलेंगे। तो वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसके बाद में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कम्यूटर्स बताए गए हैं, बहुत सारे कम्यूटर्स हैं, लेकिन सारे के सारे साइलेंट है, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा है। सो स्टैंडिंग अमॉन्ग, बहुत सारे लोगों में, अकेले, मतलब साइलेंट है, बहुत सारे, कोई भी बात नहीं कर रहा है। सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज। सबब, सबब का फ्रेंड्स मतलब होता है जो भी एरिया है ना, या इसे हम कहेंगे टाउनशिप। जो भी टाउनशिप, टाउनशिप का मतलब होता है कोई भी बड़ा सिटी जो होता है उसके आजू बाजू में, जब वो सिटी एक्सपांड होती है ना, तो आजू बाजू में कुछ एरियाज डेवलप हो जाते हैं। तो ये डेवलप हुए एरिया को क्या कहते हैं, सबब या फिर टाउनशिप। तो सबब स्लाइड पास्ट, स्लाइड पास्ट मीन्स क्विक पास्ट, आंखों के सामने से फटाफट चले जाना। जैसे कि आपने ट्रैवल किया होगा ट्रेन में, तो जो पिक्चर है ना वो फास्ट मूव हो जाता है। तो इस तरीके से स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज। अब देखिए अनसीन मतलब जो दिखता नहीं है ना। अब आंखें से ऐसा क्या है जो नहीं दिखता है, जब हम ट्रैवल करते हैं तो सब दिखता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ये बताया कि हिज फादर वॉज बिजी, एक्चुअली ही वॉज थिंकिंग समथिंग, वो कुछ तो भी सोच रहे, इसलिए उनके आंखों के सामने से ये सब गुजर रहा है, लेकिन वो इसे देख नहीं पा रहे। सो सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज, his shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books is falling apart. Now in the given lines, the poet has described his father, how he looks. उनके पिताजी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स ये जो पोएम है
ये इन्होंने रेनी सीजन में का जो एटमॉस्फेयर होता है वो सामने रख के लिखा है। जैसे कि आपको पता चलता है रेनकोट जो है वो हम मानसून या फिर रेनी सीजन में ही यूज़ करते हैं। सेकेंड, यहाँ पे देखिए मड, मड कीचड़ जो कहते हैं हम, ये भी रेनी सीजन में ही हमें मालूम हो जाता है। देन यहाँ पर एक ह्यूमिड मानसून नाइट तो लिखा है, ये वर्ड से तो डायरेक्टली ही क्लियर हमें समझ में आता है कि यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है ये मानसून यानी रेनी सीजन का बताया गया है। सो हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी, सॉगी का मतलब होता है दोस्तों वेट, वेट मतलब गीला हो जाना। अभी बारिश के दिनों में तो कपड़े जो है उनका वो तो पैंट शर्ट गीले हो जाते हैं। एंड हीज ब्लैक रेनकोट स्टेन विथ मड, और उनके जो रेनकोट पहना है ना, अभी वो रेनकोट भी क्या है, स्टेन मतलब धब्बे गिर जाना है ना, तो मड यानी कि कीचड़ के उसके ऊपर बहुत सारे धब्बे गिरे हैं। एंड हिज बैग स्टफ विथ बुक्स, स्टफ का मतलब होता है फिल, किसी को भर देना। अभी उनका जो बैग है ना वो किससे फिल किया गया है, तो फिल विथ बुक्स, बहुत सारे किताबें। स्टार्टिंग में ही आपको एक पिक्चर दिखाया था, पिताजी ट्रेन में खड़े हैं, कंधे पे एक बैग दिखाई गई है, तो वो बैग जो है ना तो वो उसमें बहुत सारे किताबें। तो यार देखिए किताबें हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मे बी हिज फादर इज अ ट्यूटर और अ टीचर, क्योंकि टीचर या ट्यूटर के पास ही बुक्स होते हैं, जो ऑफिस में जाते हैं उनके पास तो बुक्स होते नहीं है ना। फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग अपार्ट, फॉल अपार्ट का मतलब होता है ब्रेकिंग इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े, यानी कि उनकी जो बैग है ना वो बहुत पुरानी है। यहाँ पे फॉलिंग अपार्ट का मतलब है टुकड़ों में ब्रेक हो जाना, मतलब बहुत पुरानी बैग है। तो देखिए ओवरऑल अगर हम देखते हैं उनके पिताजी का एक डिस्क्रिप्शन जो यहाँ दिखाया गया है कि उनके कपड़े भी बहुत ही सॉगी है, अच्छे नहीं हैं। उनका रेनकोट जो है उसके ऊपर बहुत सारे धब्बे गिरे हैं, स्टेन है मड के। उनकी जो बैग है वो भी पुरानी है, उसके अंदर नहीं बैठ रहे पुस्तक किताबें, फिर भी वो भर भर के उसमें रखे गए हैं। हिज आईज डिम बाय एज, डिम का मतलब है फेंट हो जाना, बाय एज हर एक को होता है ना। जैसे ही उम्र बढ़ जाती है तो नज़र कमज़ोर हो जाती है, यानी कि उनकी जो नज़र है वो भी क्या हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, डिम हो चुकी है। ही कैनॉट सी क्लियरली, वो अब इतना क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, फेड होमवर्ड, फिर भी वो अपने घर के तरफ बहुत ही जल्दबाजी में निकल पड़े हैं, ये सोच के कि जल्दी घर चले जाएंगे, बारिश का समय है, रात हो चुकी है। एंड सेकेंड, ही वॉज ईगर टू मीट हिज फैमिली, हिज डियरेस्ट एंड नियरेस्ट, अपने डियरेस्ट एंड नियरेस्ट फैमिली मेम्बर्स को मिलने की भी उन्हें बहुत ईगर हो चुके हैं, इसीलिए वो अपने घर के तरफ निकल पड़े हैं थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट। तो फ्रेंड्स ये वाले स्टेंजा में इस तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन बताया गया है। चलो अब देखते हैं अगले स्टेंजा में फादर के बारे में क्या कहा है। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, अब जहाँ ऑफिस से नज़दीक कहाँ से भी तो भी स्टेशन से लोकल ट्रेन उन्होंने पकड़ी, वहाँ से निकले, बहुत दूर से आना पड़ता है, उनका ऑफिस मेन सिटी से काफ़ी बाहर है, इसीलिए आते टाइम बहुत सारे सबब्स चले गए, उनका ध्यान गया नहीं, बारिश से पूरे भीग गए, रेनकोट के ऊपर भी बहुत सारे कीचड़ के दाग गिरे हैं, है ना। अब जब उनका स्टेशन जहाँ पे उन्होंने उतरना है वहाँ पे आने के बाद राइटर उन्हें ऑब्जर्व करते हैं या फिर पोएट उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और कहते हैं कि नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। गेट ऑफ एक फ्रेज है दोस्तों, गेट ऑफ का मतलब है ट्रेन से बाहर उतरना, एंड गेट इन का मतलब होता है ट्रेन में चढ़ना। तो गेटिंग ऑफ द ट्रेन यानी कि जैसे ही लोकल ट्रेन उनके जो भी स्टॉप है भाईकला या फिर दादर विरार है ना,
जी बहुत सारे, मुझे तो कुछ पता नहीं, इतने स्टॉप मुंबई कर जो है उन्हें पता है। तो उनके स्टॉप पे आने के बाद वो ट्रेन से उतरते। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको तो पता है कि लोकल में बहुत गर्दी होती है, रश होती है ना। एंड वहाँ पे ऐसा होता है कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है, बस खड़े रहना पड़ता है। जो रश होती है ना वो हमें आगे पुश करती है। उतरने वालों को उतरने की ज़रूरत नहीं, वो रश में बराबर उतर जाते हैं, आगे ढकेल दिए जाते हैं, है ना। तो देखिए जैसे ही उनका स्टॉप आ गया तो राइटर देखते हैं कि वो अभी ट्रेन से उतर रहा है। फ्रेंड्स आप भी ट्रैवल करते हैं, कम्यूट करते हैं, है ना। जैसे कि आपका कॉलेज छूट जाता है, आप निकलते हैं, तो आप ऐसे ही निकल नहीं जाते, आप अपने दोस्तों को अच्छे से सी ऑफ करते हो, आपके दोस्त भी आपको टाटा बाय बाय हाय हाय करते हैं, और तभी आप एक दूसरे से अलग होते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, नाउ माई सॉरी आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। नाउ ही कंपेयर his father's loneliness we can say with a sentence, with a word। अब यहाँ पे देखिए एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, सिमिली नाम का। तो जैसे ही उनके पिताजी ट्रेन से उतरते हैं तो जो दिल्ली कम्यूटर्स होते हैं उनके जो साथ में रोज अप डाउन करते, लेकिन वो सारे के सारे तो साइलेंट बताए गए। यहाँ पर देखिए जब वो ट्रेन से उतरते हैं ना तो उनों का कंपैरिजन एक वर्ड से किया गया है, सेंटेंस में का। जैसे ही किसी सेंटेंस में से किसी वर्ड्स को हम अगर कम कर देते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग जो होता है ना उसके ऊपर असर नहीं होता है। जो अनइम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं, है ना, लेकिन मेन वर्ड निकाल दिया तो मीनिंगलेस हो जाएगा सेंटेंस। तो यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश की गई है कि हिज फादर इज वन ऑफ द अनइम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ दैट दिल्ली कम्युनिटी, या फिर उनके पिताजी को कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था, उनके फ्रेंड्स के साथ ना इंटरेस्टेड था, ना उनके फ्रेंड्स के लिए ये पिताजी इंटरेस्टेड है। तो ये अनइम्पॉर्टेंट फिगर यहाँ पे दिखाने की एक कोशिश की गई है। लाइक वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, ड्रॉप करना मतलब अवॉइड कर देना या फिर उसे ओमिट कर देना। तो एक सेंटेंस में से किसी वर्ड को निकाल दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली जब वो ट्रेन से उतरते हैं तो जो ट्रेन में लोग हैं, ट्रैवलर है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज राइटर्स फादर इज नॉट व्हाट यू कैन से एन इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर देम। उनके लिए कोई इतना इम्पॉर्टेंट पर्सन नहीं था। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई बस से उतरता है, ट्रेन से चढ़ता है, उतरता है, जो हमारे पहचान का नहीं है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से उनके पिताजी जो है तो कोई इम्पॉर्टेंट फिगर नहीं है। अब ट्रेन से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पे जो है ना, देखिए क्या बताया है, ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ ग्रे प्लेटफॉर्म। अगेन कलर का यूज किया गया है। ग्रे कलर जो है ना वो भी डलनेस दिखाता है, मोनोटोनस। जो प्लेटफॉर्म होता है ना वो डल है इनके लिए। कैसे, तो देखिए, he hurries across the length of grey platform because the father himself is one of the monotonous figure for the people और फॉर द कम्यूटर्स। ओ कम्यूटर्स के लिए ये कोई इम्पोर्टेंट फिगर नहीं था, इसीलिए उन्हें ये ग्रे कलर उधर से पास होके यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे ट्रांसफर एपिथेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी इसके बाद का जो वीडियो हम बनाएंगे जिसमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, जिसमें हर एक पोएम का सेंटेंस का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। अक्रॉस द रेलवे लाइन enters the lane, his chappals are sticky with mud but he hurries onwards। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं तो what he does, he hurries across the length। वो जो बड़ा लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म होता है वो जल्दबाजी से निकलते हैं सिर्फ किस लिए, ओनली टू मीट हीज फैमिली मेम्बर्स। उनके चिल्ड्रंस हो गए, उनके फैमिली मेम्बर, उन्हें मिलने की एक जो आस लगी होती है वो मिलने के लिए वो इतना जल्दबाजी में निकलते हैं। क्रॉसेज द रेलवे लाइन, देखिए कितना रिस्क लेते हैं अपनी ज़िंदगी पे।
रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं ये भी नहीं देखते कि भाई इधर से लोकल आ रही है उधर से लोकल आ रही है। हम देखते हैं बहुत बार रेलवे लाइन क्रॉसिंग करते समय बीच में से ही बहुत सारे लोग क्रॉस करते हैं एंड वहाँ पे एक मिसहैप हो जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन ये क्यों? सिर्फ जल्दी से घर जाना है, फैमिली को मिलना है, इसके लिए कितना रिस्क उठाते। देखो, क्रॉसेज द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन। लेन का मतलब है जो भी छोटी गलियां होती है, रास्ते होते हैं, उधर वो चलते हैं। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड। अगेन उनका जो क्या कहेंगे हम, डिस्क्रिप्शन पहले बताया था कि हिज शर्ट्स एंड पैंट्स आर सॉगी। अभी उनका चप्पल भी देखिए कैसा बताया, स्टिकी विथ मड्स। चप्पल, ये दोस्तों ये वर्ड सुना सुना लगता है ना, तो देखिए ये चप्पल इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये हमारे हिंदी वर्ड है ना, या फिर अपने मदर टंग में का है, लेकिन सेम एज इट इज इंग्लिश में यूज़ किया गया है चप्पल, है ना। तो फ्रेंड, जब इस तरीके से लिखा जाता है कोई रीजनल वर्ड, है ना, तो इसे एक टाइप का लैंग्वेज कहा जाता है जिसे कोड मिक्सिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोड मिक्सिंग लैंग्वेज, यानी कि रीजनल वर्ड है। देखो चप्पल, है ना, हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड। स्टिकी मतलब चिपकी, इतना मड, कीचड़ लगा है चप्पल को। जब वो प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं तो वो कीचड़ से चिपक जा रही है, लेकिन फिर भी क्या बताया है, बट ही हरीज ऑनवर्ड्स। हरी मीन्स जल्दी जल्दी चलना। देखो यहाँ पर भी एंटीथेसिस बताया है, यहाँ पर उनकी चप्पल स्टिकी बताई गई है, यहाँ पे लेकिन जल्दबाजी, यानी कि वो फास्ट चल रहे, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट स्टैंजा था जहाँ पे आउटसाइड में, सोसाइटी में उनके फादर की क्या पोजीशन है, उन्हें अदर पीपल, उनके फ्रेंड्स, यहाँ पे तो बता ही नहीं है फ्रेंड्स किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ये यहाँ पे बताया। अब ये सारी भाग दौड़ करने के बाद, क्या कहेंगे हम, खुद को इतना रिस्क लेने के बाद जब वो घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद एक्चुअली उनका स्वागत होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही वो घर पे आ जाते हैं ना, तो देखिए घर आने के बाद ही वॉज नॉट वेलकम्ड, उन्हें वेलकम नहीं किया जाता है, उनका अच्छे से स्वागत नहीं किया जाता है। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। एज सुन एज हिज फादर्स रीचेस एट होम, रेस्ट मेंबर्स डज नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम। वो कोई भी उनके तरफ ध्यान नहीं देता है। घर आने के बाद जैसे हम ऑफन देखते हैं कि जब भी पिताजी घर आते हैं या फिर कोई गेस्ट हमारे घर पे आते हैं, तो एज अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी वी ऑफर देम कॉफ़ी और टी, है ना। लेकिन यहाँ पे टी तो दी गई है, लेकिन कैसी टी है? विक टी, ड्रिंकिंग विक टी। अब ये विक टी का मतलब यहाँ पे विक का एक्चुअली कमज़ोर इस तरीके से नहीं है, तो ये बहुत ही ठंडी चाय है। रिलेशन जो है ना वो भी इस तरीके से वीक हो चुका है, ठंडा रिलेशन। जो रिलेशन में देखिए उनके फैमिली मेम्बर का और उनका इतना अच्छा रिलेशन यहाँ पे नहीं बताया गया है ना। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग विक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। फ्रेंड्स, शाम का जैसे हम कहते हैं कि जो लंच टाइम होता है वहाँ पे सब अपने अपने काम में, अपने अपने जगह पे बहुत बिजी होते हैं, एक साथ नहीं खाना खा सकते, लेकिन डिनर के टाइम तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक जगह पे आ जाते हैं, इसके लिए कि भाई हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइटर्स फादर इज ट्रीटेड बैडली, उन्हें बहुत बैड एक्सपीरियंस वहाँ पे मिलता है। जैसे ही घर पे आ जाते हैं तो उन्हें कोई भी अच्छे से वेलकम नहीं करता है। ईटिंग अ स्टेल चपाती, स्टेल का मतलब होता है अनफ्रेश, अनफ्रेश जो फ्रेश नहीं है, सवेरे बनाई गई होगी या फिर कल की भी हो सकती है, तो खाने के लिए उन्हें स्टेल चपाती मिल जाती है। रीडिंग अ बुक, अब वो खाते समय किताब पढ़ते हैं, बिकॉज नो वन वॉज विद हिम, ही वॉज अलोन, वो अकेले हैं, कोई भी उनके साथ नहीं है। नो वन वॉन्ट्स टू टॉक विद हिम, उनके साथ कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, तो अपना मन वो क्या करते हैं, खाना खाते समय किताब में बिजी कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए कितना लोनलीनेस पूरे पोयम में दिखाया गया है, और यही
थीम ये पोएम की है। एक सेंटेंस यहाँ पे आएगा, वो बताएगा कि ये जो सेंटेंस है ना, ये पोएम का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। जब ये आएगा देखो, eating a stale chapati, reading a book, he goes into the toilet to contemplate. अब शाम घर पे आए, मुंह हाथ धो लिए, ठंडी चाय यानी कि ऐसी चाय बनाई दी, दिल नहीं कर रहा था, चलो ले लो, खाने के लिए भी कुछ अच्छा खाना नहीं मिला। फिर सब होने के बाद वो क्या करते हैं, ही गोज इन टू टॉयलेट टू कॉन्टेम्पलेट। अब दोस्तों टॉयलेट यहाँ पे यूज़ किया गया है, मे बी, है ना, अलग अलग एंगल से देखेंगे तो अलग अलग मीनिंग मिलेगा। टॉयलेट, अब आप कहेंगे कि सर टॉयलेट टॉयलेट है ना, तो यहाँ पे इन्हें बताया कि हाउ स्मॉल द वर्ल्ड इज बीइंग अ वेरी बिग वन। इतना बड़ी दुनिया है, फिर भी छोटे सी दुनिया में वो जी रहे हैं। यानी कि इतनी दुनिया, इतने सारे लोग हैं, लोकल में इतने सारे लोग हैं, ऑफिस में भी बहुत सारे उनके फ्रेंड्स हैं, उनके कलीग्स है, घर पे आने के बाद उनके फैमिली के सारे मेंबर्स है, फिर भी उनकी दुनिया कितनी छोटी है कि वो दुनिया में अकेली ही है ना। टॉयलेट में जैसे अकेले होते हैं वैसे उनकी दुनिया भी अकेली है। शायद ये इनको बताना होगा। एंड टू कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट का मतलब होता है दोस्तों थिंक डीपली, सोचना। और कैसे सोचना, बहुत गहराई से सोचना कि यार इतने सब कुछ होने के बावजूद भी मैं अकेलापन क्यों महसूस कर रहा हूँ, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी, वेदर आई माई सेल्फ इज रॉन्ग और वेदर द अदर इज डूइंग रॉन्ग, कुछ समझ में नहीं। तो ये सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, वाई आई फेस सच एलियनेशन। So he thinks deeply about his isolation, alienation, man's estrangement from man-made world. तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये ज़रा सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस है ये पोएम का रियल थीम। ये एक्चुअली यही एक सेंटेंस था जिसके लिए ये पोएट ने पूरा पिक्चर हमारे सामने क्रिएट किया गया है। अकेले में जाके वो सोचते हैं कि यार मैंस एस्ट्रेंजमेंट, एस्ट्रेंजमेंट मीन्स एलियनेशन या फिर लोनलीनेस। जो लोनलीनेस है ना, उसके बारे में। मैंस एस्ट्रेंजमेंट, किससे एस्ट्रेंजमेंट, किससे अकेलापन है, फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जो इंसान ने बनाई है इंसानों के लिए, और उसी दुनिया में आदमी जो है, इंसान एकदम अकेला है, कोई भी किसी से कांटेक्ट नहीं करता है, बात नहीं करता है। तो ये बात वो बहुत ही सीरियसली सोचते हैं कि यार ये दुनिया तो बनाई इंसानों ने, लेकिन इंसान इंसान के लिए अभी कोई भी मायने नहीं रखता है। तो ये थीम है ये सेंटेंस का, मैंस एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड, कमिंग आउट ही थ्रम्बल्स एट सीइंग। जब वो बाहर आ जाते हैं टॉयलेट से तो वो थ्रम्बल करते, थ्रम्बल करना मतलब कांपना, अनबैलेंस हो जाना। नाउ ऑलरेडी ही डिस्क्राइब हिज फादर एज एजेड पर्सन, एक बहुत ही उम्र हुई पर्सन बताए, उनके ग्रे हेयर्स बताए गए हैं, उनका जो क्या कहेंगे हम डिस्क्रिप्शन बताया वो भी काफ़ी ओल्ड एज पर्सन जैसा बताया है। तो जैसे ही वो बाहर आ जाते हैं तो सिंह के पास आने के बाद थ्रम्बल हो जाते हैं, थोड़ा डगमगा जाते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, अगेन एक कलर का यूज़ किया गया, देखो ब्राउन हैंड्स। तो जैसे ही वो हैंड वॉश करते हैं तो वहाँ पे उनके हाथों से जब पानी चला जाता है, एक्चुअली पानी रन होता नहीं है ना, ये एक ह्यूमन क्वालिटी है, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। सो द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, ब्राउन मीन्स एक्चुअली यहाँ पे बताए गए हैं कि हैंड ऑफ अ ओल्ड एज पर्सन, डल होते हैं ना जिसमें ब्राइटनेस नहीं होता है, उस तरीके के हैंड्स यहाँ पे बताए गए। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट। अब जब हैंड वॉश करते हैं तो थोड़े से ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स जो कहते हैं ना, पानी की बूंदे, वो पानी की बूंदे जो है ना, तो उनके ग्रेइंग हेयर्स। अब देखिए ग्रे हेयर का मतलब होता है
जो ओल्ड एज पीपल के ग्रे हेयर हो जाते हैं ना, तो वो ग्रे हेयर्स, तो ग्रेइंग हेयर्स पे वो रिस्ट के ऊपर यहाँ पर वो बारीक पानी की बूंदे, क्लिंग मतलब होल्ड टाइटली, क्लिंग का मतलब होता है होल्ड समथिंग टाइटली। किसी चीज को अच्छे से पकड़ के रखना। अब वो जो ड्रॉपलेट है ना उनके हेयर्स के वहाँ पे चिपक गए हैं, तो देखिए मतलब उनका यहाँ पे बताया कि नाउ ही इज टू टायर्ड, बहुत थक चुके हैं, अपने बॉडी के ऊपर भी उनका कंट्रोल नहीं रह पा रहा है, चल नहीं पा रहे, अनबैलेंस हो जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए घर आने के बाद भी उन्हें कुछ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिली है, खाने के लिए अच्छा नहीं मिला है, कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा है ना, अपना अपना ही काम खुद कर ले रहे हैं। अगले नेक्स्ट लाइन में देखेंगे हम, लास्ट की कुछ लाइन्स है फ्रेंड्स, यहाँ पे उनके जो चिल्ड्रंस है उनका बिहेवियर बताया है कि उनके चिल्ड्रंस किस तरीके से उन्हें ट्रीट करते हैं। तो देखिए, हिज सलन चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विथ हिम। सलन, सलन का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर मतलब जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, वो बैड टेम्पर, सलन, अच्छे नहीं बताएंगे। His children are not good according to him. Why? Because they don't share anything with him. They don't talk with him. अपने पिताजी से कोई बात ही नहीं कर रहा है, कुछ शेयर ही नहीं कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, इसीलिए the children are described as sullen. So his sullen children have often refused to share. Often means क्या कहेंगे अपन, बहुत बार, हमेशा, शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विथ हिम। अभी देखिए जोक्स एंड सीक्रेट्स मतलब कोई जोक तो बताता नहीं जब भी पिताजी घर पे आते। इनका कहने का मतलब ये था कि चिल्ड्रंस डोंट टॉक विद देयर पेरेंट, देयर फादर, उनके पिताजी से चिल्ड्रन बात नहीं करते, उन्हें शेयर नहीं करते, उनका जो भी कुछ खुशी वाली एक्सपीरियंस होगा, गम वाला एक्सपीरियंस होगा, तो ये कोई भी उनके साथ शेयर नहीं करता है। तो नाउ ही विल गो टू स्लीप। अब घर पे आने के बाद खाना खाया, किसी ने बात नहीं किया, घर में इधर उधर घूमे, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, नो वन पेज अटेंशन टू हिम। फिर वो क्या करते हैं, थक जाते हैं दिन भर काम करके, ट्रैवल 2-2 घंटे ट्रैवल करने के बाद फिर वो सोने को चले जाते। नाउ ही विल गो टू स्लीप। अब वो सोने को चले जाते हैं अकेले ही, ठीक है ना, listening to the static on the radio, dreaming of his ancestor and grandchildren, thinking of nomads entering the subcontinent through a narrow pass. अब देखिए कितना अकेलापन उन्हें महसूस कर रहे हो, बहुत अकेले हो गए, बात नहीं कर रहे उनके खुद के बच्चे, घर के जो भी मेंबर्स है, उनकी मिसेस है या फिर उनके मदर है, फादर है, कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा है। तो फिर अकेले ही अपने रूम में चले जाते हैं और अपना अकेलापन, लोनलीनेस को हटाने के लिए वो क्या करते हैं, रेडियो ऑन करते हैं। रेडियो ऑन करने के बाद लिसनिंग द स्टैटिक ऑन द रेडियो। स्टैटिक का मतलब होता है दोस्तों, जिसे क्या कहेंगे हम, बहुत ही क्रैकलिंग साउंड जिसे कहेंगे, या फिर अनबियरेबल साउंड, जो हम अनबियर करते हैं, बहुत खर 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 आवाज़ जो कहते हैं ना, सिग्नल जब नहीं मिलते हैं तो वो वाला साउंड होता है क्रैकलिंग साउंड। जब वो रेडियो ऑन करते हैं तो वो भी एकदम मोनोटोनस अनइंटरेस्टिंग आवाज़ वहाँ से आ जाती है, क्रैकलिंग साउंड। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर, एंसेस्टर्स में हमारे फोर फार्मर, हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, ये जो हमारे पहले की जो भी लाइन है ना, वो सब क्या कहलाते हैं, एंसेस्टर, जिसे हम पूर्वज कहते हैं हमारे। सो उनके जो फोर फार्मर्स है, एंसेस्टर्स है एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। देखिए
एंसेस्टर मतलब हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी, यानी कि पास्ट वाले ग्रैंड चिल्ड्रन। अब ये फ्यूचर वाला आ गया है, यानी कि ये जो यहाँ पे है ये हमारे फ्यूचर है और ये हमारे क्या है, पास्ट है। यानी कि बैठे बैठे वो पास्ट के बारे में भी सोचते हैं एंड आने वाली जो जनरेशन है उसके बारे में भी सोचते हैं। तो देखिए पिताजी है वो तो सोचने ही वाले, दो चिल्ड्रंस थिंक्स अबाउट हिम, केयर अबाउट हिम और नॉट, बट पेरेंट्स ऑलवेज डू देयर वर्क, वो तो करने ही वाले। तो यहाँ पे देखिए वो सोचते हैं कि भाई जो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन है उनका कैसे होगा, उनका क्या है, हमारे जो फोर फार्मर है पिताजी, उनके ग्रैंडफादर वो कैसे जीते थे, उनका मतलब जिस ही थिंग्स एंड केयर अबाउट हिज फास्ट एंड हिज फ्यूचर, दोनों के बारे में वो सोचते हैं। क्या सोचते हैं, थिंकिंग ऑफ नॉमेड्स। नॉमेड्स का मतलब होता है वॉन्डरर। दोस्तों ये जो आखिरी के दो लाइन्स है ना, ये दो लाइन्स थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है कि बैठे बैठे इतना पास्ट में चले जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे जो नॉमेड्स है, हमारे जो एंसेस्टर है, वो घूमते घूमते इंडिया में कैसे आ गए। अब थोड़ा हिस्ट्री आपको भी पता होगा कि ये जो नैरो पास बताई गई है ना, यहाँ पर देखिए ये नैरो पास एक्चुअली पाकिस्तान, अब का जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान में है, जिसे हम खैबर पख्तून के नाम से जानते हैं। तो ये जो खैबर पख्तून है वहाँ से इनके हमारे सबके एंसेस्टर जिन्हें हम आर्यन कहते हैं, वो आर्यन वो पख्तून, खैबर पख्तून से इंडिया में आए थे। तो वहाँ से वो सोचते हैं, देखिए इन्होंने तो कभी उनको देखा भी नहीं होगा, लेकिन तब से उनके बारे में सोचते वो कैसे आए होंगे, क्या क्या बस सोचता। अब इंसान सोचने लग गया तो क्या क्या नहीं सोचता है, ठीक है ना। तो वो उनके बारे में सोचते हैं कि वो किस तरीके से सब कॉन्टिनेंट, यानी कि अपना जो कॉन्टिनेंट है एशियन कॉन्टिनेंट, उसका इंडिया जो है ना वो सब कॉन्टिनेंट है। तो इंडिया में कैसे आए, अब सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया, हमारा इंडिया को बारे में बता, तो इंडिया में कैसे आए हैं इसके बारे में वो सोचते हैं अकेले अकेले। यानी कि पूरे पोयम में हमने देखा दोस्तों कि राइटर जो है, तो फ्रेंड्स देखिए लास्ट के 2 लाइन्स में यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके का लोनलीनेस उनके पिताजी अपने ही घर में फेस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ 2.5 फादर रिटर्निंग होम। फ्रेंड्स होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलो अगले मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग पोएम में, जहाँ पे हम लाइन टू लाइन फिगर ऑफ स्पीच का एक्सप्लेनेशन करने वाले, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।